बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है टॉर्क। अच्छा बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम अगर इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसकी मोशन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। सीधी सी बात है। हम इसे फोर्स लगाते हैं, ये आगे की तरफ जाएगी, हम इसको अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट शो करेगा। ये तो पता है ना हमें। लेकिन जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तब हमें टर्निंग इफेक्ट की जरूरत होगी। दिस टर्निंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज द टॉर्क, दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज इट क्लियर? ये इसके इक्वल होता है। इस फोर्स के लगने पर, ये जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन एक टर्न उस ऑब्जेक्ट के अंदर पैदा होता है, घुमाव। उस घुमाव को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक, हम कहते हैं, या हम कहते हैं ये दरवाजा है, डोर है। इसको बंद करने और खोलने में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हम फोर्स कहां से लगाते हैं बेटा? ठीक है, हम फोर्स कहां से लगाएंगे? हम फोर्स इस जगह से अप्लाई करेंगे। अब इस फोर्स के ये डिस्टेंस है जिस पर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये दरवाजा मूव कर रहा है, इस को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस हिंज को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये हिंज जिसके ऊपर ये डोर जो है वो मूव कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब इसको ओपन और क्लोज करने के लिए हम फोर्स जो है डिस्टेंस पर अप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंस यहां से लेकर, इस हिंज से लेकर इस नॉब तक का जो डिस्टेंस है, हमारी फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो है फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। देन हम इसे क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आई बात? तो टॉर्क क्या हुआ? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अब ये टॉर्क डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। एक फोर्स और दूसरा फैक्टर क्या है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है? जिस जगह पर हमने फोर्स अप्लाई की वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस।
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये नॉब है। इतना जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान का गैप जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिस पर हमने क्या करना है, इधर से फोर्स अप्लाई करनी है जो उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मूवमेंट आर्म भी कहा जाता है, मूवमेंट आर्म भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, डोर है, ये हिंज है, ठीक, जिस पर ये डोर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक, क्लियर। ये डोर का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हिंज है जिस पर ये रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ये ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, फोर्स हम कहां से लगा रहे हैं, यहां पे। इट मींस कि जो टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट है, वो डिपेंड किस पे करता है, एक नंबर 1 फोर्स पे, ठीक है, और नंबर 2 किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। इज इट क्लियर? ये मैंने अभी बताया, समझ आ गई बात। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम टॉर्क को बढ़ाना चाहते हैं, ये समझे जरा, या हम फोर्स को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, या हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। अब इधर से देखिए जरा, अगर हम दूर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हिंज से ज्यादा डिस्टेंस से फोर्स लगाएंगे तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगी और इजीली हम दरवाजे को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। हम यहां से नॉब को पकड़ के ओपन और क्लोज कर सकते हैं। कब? जब डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। बात समझ में आई? डिस्टेंस ज्यादा है तब क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हम टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमने डिस्टेंस कम किया है, हम फोर्स यहां से लगा रहे हैं, हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। दरवाजा खोल के देखो जरा, लग रहा है ना, है ऐसा? ओके, मीन्स कि आप अगर डिस्टेंस कम करते हैं तो हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगी। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मैं फिर रिपीट करने लगी हूं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो एक घुमाव ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है जब वो अपने किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमता है ऑब्जेक्ट, उसको हम टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूनिट न्यूटन मीटर है। अब ये टॉर्क जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये आपस में टॉर्क के डायरेक्ट रिलेशन में है। बात क्लियर होगी? अब मूवमेंट आर्म या डिस्टेंस क्या है? मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास, लेट करें कि एक डोर है,
ये हिंज है जिस पर ये डोर मूव कर रहा है। अब होता क्या है कि इसका यहाँ से लेकर जहाँ तक इसकी नॉब है, जहाँ से हमने एक रेगुलर फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है, जनरली जहाँ से अप्लाई की जाती है, वहां तक का डिस्टेंस वो क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म होगा। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अब यहां बात थी कि हमने ऑब्जेक्ट को घुमाना किस डायरेक्शन में है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेंच है, ठीक है, नट को लूज करने के लिए, नट को टाइट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। स्पैनर। अब हमारे पास दो स्पैनर्स, इसको ड्रॉ करने का देख लें। ये नट है इसके बीच में, क्लियर। अब हमने फोर्स यहां से अप्लाई करनी है, ऐसा ही है। बात समझ में आ रही है? हम फोर्स यहां से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास रेंच है, ये इसके आगे क्या है? नट है। हम फोर्स यहां से अप्लाई कर रहे हैं, इसको घुमाते हैं, या हम यूं घुमाएंगे या हम यूं घुमाएंगे। नजर आ रहे हैं सबको? यूं घुमाएंगे या हम यूं घुमाएंगे। क्लियर पॉइंट? फोर्स हमने अप्लाई कहां से की है? यहां से। अब दूसरा हमारे पास रेंच है, उसकी लेंथ कम है, फोर्स हमने यहीं से ही अप्लाई करनी है। उसको चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, नट कसने के लिए या उसको लूज करने के लिए। यहां पर जनरल बात हम कर रहे हैं, उसके घुमाव की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस। अब ये पॉइंट है जिस पे इसने घूमना है, ठीक है, ये है जिसको उसने कसना है, जिसको उसने लूज करना है। समझ में आई बात? अब जिसका डिस्टेंस मूवमेंट आर्म ज्यादा है, उस पर फोर्स कम लगाना पड़ेगी और काम बआसानी हो जाएगा, इसीलिए लूज या हम टाइट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जिसका मोमेंट आर्म कम है, लेस है, मोर है, ठीक है, जिसका मोमेंट आर्म लेस है, ये इसका रोटेशनल पॉइंट है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर, ये कम है, टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी। बात क्लियर हुई? अगर हम इसी को देखें, अगर हम यहां से फोर्स लगाकर नट को ओपन करेंगे या टाइट करेंगे, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगी, काम आसान हो जाएगा। अगर हम इसको यहां से या किसी और पॉइंट से
लेट के हम इस पॉइंट से फोर्स अप्लाई करते हैं, देन क्या होगा, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, काम जो है वो टफ लगेगा, मुश्किल होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, आगे चले। अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा क्लॉकवाइज मूवमेंट की मैंने बात की और एंटी क्लॉकवाइज। इधर से क्वेश्चन था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या है और एंटी क्लॉकवाइज, यही पूछा है ना बच्चे। ये हमारे पास एक क्लॉक है, ये घरों में आम है, हमारे डिजिटल भी हैं, ठीक है। अब ये क्लॉक है हमारे पास, ओके, ये सेंटर है। अब हमारे पास दो सुइयां हैं, दोनों की दोनों इधर है 12। अब ये क्लॉक हमें टाइम किस तरफ को बताएगा? ये हमें टाइम इस डायरेक्शन में बताना शुरू करेगा या इस डायरेक्शन में? हाँ, ओके, ये सुइयां कैसे टाइम देंगी? फॉर एग्जाम्पल एक 12 पे है तो दूसरी सुई जो है 2 पे है। इवन के अगर हम सेकंड्स की सुई को डॉट लाइन से शो करते हैं तो वो भी इसी डायरेक्शन में घूमेगी, टर्न लेगी, यही है। अब क्लॉक में टाइम की डायरेक्शन क्या है? यूं है, यही है। इस डायरेक्शन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या कहेंगे? सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसमें जो मूवमेंट होगी उसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। सॉरी, पहले मैंने गलत कह दिया था, ठीक है। उसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। और इस डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा, टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा। और मैथमेटिकल वैल्यू इसकी जब हम लेंगे, इसका आंसर जो आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, इट्स रूल। ये जो क्लॉक हमें टाइम बताता है उसको हम क्लॉकवाइज, उस मूवमेंट को, उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। उस डायरेक्शन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे। और जो इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा, मैथमेटिकल जो हम वैल्यू लेंगे। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हरकत होगी उसको हम पहले, इस डायरेक्शन को जो क्लॉक के ऑपोजिट होगी उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लियर हो गया? मैंने दोबारा भी इसको बता दिया एक्सक्यूज करने के बाद। इसको हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन
ठीक है। और इस मूवमेंट को हम कहेंगे, सबको नजर आ रहा है? ओके, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? और इसकी वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव यूज करते हैं। इधर कौन सा यूज करेंगे? क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के साथ हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सबको नजर आ रहा है बच्चों? ओके, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये है, इफ ऑब्जेक्ट इन बैलेंस्ड कंडीशन आर इन अ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स इसके जीरो होती है और नेट टॉर्क जो है इस पर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो है वो जीरो होता है। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस्ड होगा। पॉइंट क्लियर? जब ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, ठीक, बैलेंस्ड एट इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन में नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेट टॉर्क और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेट टॉर्क, दोनों का सम इक्वल होगा। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? टॉर्क, टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ देन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्लियर? कब? जब ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड कंडीशन में, बैलेंस्ड में, इक्विलिब्रियम में, दोनों तरफ का। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक रॉड है। हम कहते हैं इस रॉड की लेंथ जो है वो है फॉर एग्जांपल 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। हम क्या कहते हैं कि ये इसको हमने सेंटर से बैलेंस किया है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इसको हमने सेंटर से बैलेंस किया है, ठीक। ये पॉइंट इसको फलक्रम के ऊपर हमने रखा
ये पॉइंट जिसके ऊपर हम इसको रख रहे हैं ये एक्सिस है, ये फलक्रम है। अब हम क्या करते हैं, इस पर दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इसकी पूरी लेंथ जो है ये फलक्रम है, इस पूरे की लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर या हम कहते हैं कि 1 मीटर है। अब इस पर इधर से फोर्स F1 अप्लाई करते हैं, ठीक, और इधर से हम फोर्स अप्लाई करते हैं F2। क्लियर? अब फोर्स यहाँ पर जो होगी इसके वेट के इक्वल है W1 के। जो मैस हमने इसके साथ हैंग किया है उस मैस को अगर हम कहते हैं, ये सपोज हम ले लेते हैं कि ये 10 किलोग्राम का मैस है और उसको 10 से ये 100 के जो है वो न्यूटन हमारे पास वेट है। हम 100 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से क्या होगा, इस तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, देन ये टर्न कैसे लेगा, ऐसे। अब ये डायरेक्शन क्या होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑब्जेक्ट बैलेंस नहीं है तब भी अप्लाई होता है, उसमें हमने सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बता देंगे। अब इधर हम फॉर एग्जांपल ये हम इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो हम कहते हैं 70 सेंटीमीटर है। देन इस तरफ का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्या है, 0 है, इस पर कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देन टॉर्क जो क्लॉकवाइज है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 70 दैट इज इक्वल टू -7000 न्यूटन मीटर। देन इसका रोटेशन किस तरफ को होगा, क्लॉकवाइज। जबकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, वो क्या है, फोर्स की वजह से 0। बात क्लियर हुई? एंटी क्लॉकवाइज 0 है, क्लॉकवाइज हमारे पास क्या है, -7000 है। देन दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, ऑब्जेक्ट बैलेंस नहीं है, घुमाव है, टर्निंग इफेक्ट है इसमें। इस सूरत में हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उसको बताना है। जब दोनों तरफ बैलेंस होगा, दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस अप्लाई होंगी, तब हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम का वर्ड या बैलेंस का वर्ड यूज करते हुए हम कहेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल टू 0। समटाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब आपको दिए जाते हैं तो बच्चे उसमें जस्ट ये पूछा जाता है, अगर एक फोर्स F1 इधर है, ठीक, उसको हम कहते हैं कि ये 20 न्यूटन के इक्वल है, ठीक, दैट इज इक्वल टू W1 के। ये डिस्टेंस हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर है। इधर जो दूसरी फोर्स अप्लाई की गई है F2, ठीक है, देन क्या होगा, इस तरफ का डिस्टेंस जो है वो चले हम लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर है। हमने ये वेट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर अगर वर्ड यूज किया है बैलेंस का तब हम उसको इक्वल लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यूज की मूवमेंट निकाल के दूसरी तरफ ले जा करके उसको क्या बराबर पे रखते हुए डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये बात समझाई थी। बात समझ में आ रही है? बैलेंस कंडीशन में सम इनका इक्वल होगा, अनबैलेंस कंडीशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स तो प्रोड्यूस होंगी। हम उसमें क्या करेंगे,
कि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो चीज़ हमें मालूम करना है, जो फाइंड करना है। इसी तरह दो ऑब्जेक्ट हैं, या हम कह दें कि दो बच्चे हैं, एक का वेट ज़्यादा है और एक का कम है। वो शीशा जो है उसको कैसे इंजॉय करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये फलक्रम है, ठीक। अब जिस बच्चे का वेट कम है, लेस है, लेस वेट वाला बच्चा जो है वो क्या होगा? वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। हम उसका डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको इतने डिस्टेंस पे बिठाएंगे। अगर वो इतने डिस्टेंस पे बैठेगा, लेस वेट वाला, जिसका वो अपना डिस्टेंस ज़्यादा रखेगा। जिसका वेट ज़्यादा है वो अपना डिस्टेंस जो है वो कम रखेगा, उसका डिस्टेंस बीच का क्या होगा? लेस होगा। लेस वेट वाले का डिस्टेंस मोर डिस्टेंस पे, और मोर वेट वाला बच्चा जो है वो लेस डिस्टेंस पे होगा। देन ये जो है वो इसके अंदर रोटेशन पैदा होगी, अप एंड डाउन, जब वो मूव कर सकेंगे और शीशा को इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह जब हम एक नट जो है उसको एक रेस्ट की कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल, अब हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? लूज करने के लिए हम नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ रेंच, स्पैनर। स्पैनर को हम क्या करेंगे? हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टू ओके। जब हमने इसको टाइट करना है तब हम क्या करेंगे? इसको स्पैनर की मदद से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। टर्न एंटी क्लॉकवाइज, देन लूज करेंगे, टर्न क्लॉकवाइज, देन हम क्या करेंगे? इसको नट को टाइट करने के लिए स्पैनर को घुमाएंगे। इज इट क्लियर? लेकिन जब वो बैलेंस्ड होंगी देन नेट मूवमेंट्स, सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई है? तो अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अप्लाई की जाती है तो उसमें एक गर्दिश, एक घुमाव पैदा होता है। उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है। क्लियर? इसका टॉर्क का इन दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये डिस्टेंस क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां तक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फोर्स अप्लाई करनी है उसके बीच का लेंथ जो है उन पॉइंट्स की। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको पॉइंट ए कहते हैं, जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये क्या है? इसका हिंज है। ये क्या है? जिस पॉइंट पर हमने फोर्स अप्लाई करनी है, इनके बीच की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म कहलाएगा। क्लियर? इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। हमने कहा कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होती हैं उनको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉक की डायरेक्शन में, जैसे घड़ी हमें टाइम बताती है, उसी साइड पर अगर कोई उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी उसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। उसके अगेंस्ट होंगी उसको हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज।
एट इक्विलिब्रियम और अ बैलेंस कंडीशन सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ये आपने लाजमन इसके साथ बात लिखनी है, टर्न पैदा होगा। कब पैदा होगा? कि जब एक तरफ की मूवमेंट जो है कम या ज्यादा होगी, ठीक है, टर्न उस वक्त पैदा होगा। लेकिन बैलेंस कब होगा, इक्वल कब होंगी? जब दोनों तरफ की फोर्सेस जो है उनका सम जो है, एक तरफ की फोर्स का सम और दूसरी तरफ की फोर्सेस का सम। फॉर एग्जांपल इसको हम एक बार यूं देख लेते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, या हम कह दें कि एक स्केल है, ये फलक्रम पे हमने इसको रखा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हमने इस तरफ जितनी फोर्स अप्लाई की, इस तरफ जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स किसकी इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। यहाँ पर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, इसका टॉर्क जो है वो हमारे पास आ जाता है इक्वल टू, इसको हम x ले लेते हैं, इस वाली वैल्यू को हम ले लेते हैं y। ठीक, जब ये बैलेंस होगा तो हम क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, देन x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। अब दोनों तरफ का मजमुआ, दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये y इधर जाके क्या हो जाएगा? हम कहते हैं ये x इधर जाकर के क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? हम एंटी क्लॉकवाइज को अगर इधर लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और इधर को हम क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, इक्वेशन समझना आसान हो जाएगा। इसको हम कहते हैं y और इसको हम कहते हैं x। क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ नेगेटिव साइन आता है और एंटी के साथ क्या आता है? y, पॉजिटिव। अब ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर हम इन मूवमेंट्स को बराबर पे रखेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। समझ में आ गया? ओके, चलें जी बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।